क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक आपको बार बार फोन करके लोन लेने के लिए क्यों कहता है, और यदि आप लोन न लें तो क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल जादव है। और जैसा कि आपने टाइटल देख लिया है, तो चलिए हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिजिटल इंडिया क्या है, और यह मतलब हम लोगों के जीवन पे प्रभाव कैसे डालता है। तो जैसा कि जितना आप लोग जानते हैं कि डिजिटल इंडिया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चलाया हुआ एक अभियान समझ लीजिए, एक स्कीम या कुछ भी समझ लीजिए आप, जिसके तहत ये है कि आप अपने सभी काम जो पैसे से संबंधित होते हैं, मतलब बैंक से संबंधित हैं, तो उनको आप जो पैसे हैं वो हाथों के हाथों में न दे के, और वो आप बैंक से बैंक, यानी कि जैसे मोबाइल से भेजना एक दूसरे को, और चेक से देना, यानी कि उस पैसे को बैंक से बिना निकाले ही अपना काम भी कर लेना, और वो पैसा एक से दूसरी जगह पहुंचा देना, और बैंक को मतलब पैसा जाकर ना निकालना पड़े। तो यानी कि बैंक, आसान भाषा में, कि आपको बैंकों की लाइन में न लगना पड़े। तो इस डिजिटल इंडिया के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और इस बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मतलब डिजिटल इंडिया है तो जाहिर सी बात है कि फ़ायदे तो सबको दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूं, ठीक है, बल्कि मैं तो जैसे कि जो भी पार्टी जो अच्छा करती है उसके साथ हूँ, और जो बुरा करती है उसके खिलाफ हूँ। तो जो डिजिटल इंडिया है उसके फ़ायदा तो सबसे पहले यही होता है कि आपको अपने घर से बैंक नहीं जाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कहीं पैसे भेजना चाहते हैं, या पैसे से कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे बाजार जाना चाहते हैं या वहाँ से कुछ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो इससे आपका समय बचेगा। पहला फ़ायदा ये हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है जो कि सरकारें बताती हैं, और और हमें भी ऐसा ही लगता है, और ऐसा है भी, कि इससे जो काला धन है, मतलब, तो उसका उस पर रोक लगेगी कुछ हद तक। वैसे ये तो है कि काले धन पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती, मतलब जो भ्रष्टाचार है उसको पूरी तरह नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है, फिर चाहे भारत को पूरी तरह डिजिटलाइज क्यों ना कर दिया जाए। आप सोच के देखिए कि यदि मान लीजिए हम भारत को पूरी तरह डिजिटलाइज कर भी देते हैं, एक से मिनट के लिए थोड़ा सा सोचिए, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत से भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो जाएगा? तो उत्तर आएगा नहीं। हाँ, ये सही उत्तर है। वास्तव में ही भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, हाँ कुछ हद तक कम जरूर किया जा सकता है। तो डिजिटल इंडिया से ये है फायदा कि हम अपने पैसे कुछ ही समय में सुरक्षा के साथ, यदि हम भेजना जानते हैं, तो किसी को भी दे सकते हैं। और इससे ये भी होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डिजिटली, तो ये भी है कि यदि इसका दूसरा पक्ष देखें, जैसे कि हम पैसा कहीं लेकर जा रहे हैं किसी को देने के लिए, किसी काम के लिए, यदि वो छोटी सी रकम है, तो हमें खतरा नहीं लगता है कि हमारे साथ कोई हादसा हो सकता है या ऐसा कुछ। पर यदि वही थोड़ी हम बड़ी रकम लेके जाते हैं, मान लीजिए हजारों में, लाखों में कहीं लेके जा रहे हैं किसी को देने के लिए, तो हमें यह डर लगा रहता है कि चोरी ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, या कोई हमें पकड़ ना ले। ऐसा कई लोगों के साथ होता भी था। जब से डिजिटलाइजेशन नहीं था, बैंक नहीं थे, तो पहले लोगों के साथ काफ़ी सारे हादसे होते रहते थे। तो जैसा कि आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी, यदि आप मेरे बराबर की उम्र के हैं, और जो ओल्ड एज के हैं, यदि वो वीडियो देख रहे हैं, तो वो तो जानते ही हैं कि वो अगर कहीं पैसे ले जाते थे पहले, तो कैसे कैसे ले जाते थे। और आज अगर वो जो ये स्थिति देखते हैं कि बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करना, चेक दे देना, तो ये आसान लगता है। पर आपने कभी सोचा है कि ये जो सरकार है ये भारत को डिजिटल बना रही है, तो इससे कुछ नुकसान हो सकते हैं, और यदि हो सकते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं? डिजिटल इंडिया से वैसे बैंकों को तो कोई नुकसान नहीं है, उनका तो फायदा ही है, क्योंकि वो तो चलते ही इस हिसाब से हैं कि पैसा उनके पास बना रहे। तो इसी से वो जोड़ घाट करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो वो क्या करते हैं, चलिए हम उस बारे में बात करते हैं। देखिए, डिजिटल इंडिया से वैसे हमें जिस तरीके से मैंने आपको अभी फायदे बताए, उसी तरीके से हमारे लिए कुछ नुकसान है। बजाय
इसमें बैंकों का कोई नुकसान नहीं है डिजिटल इंडिया में, बल्कि उनका फ़ायदा है। पहले हम उनका फ़ायदा बताते हैं, फिर हम ये बात करेंगे कि इसमें आम जनता का मतलब हमारा और आपका नुकसान कैसे है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे जो बैंक होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बैंक काम कैसे करता है। मतलब जो बैंक है, जो आपके गली नुक्कड़ में जो बैंक चल रहे हैं, मतलब गली गली में आप देखते हैं कि एसबीआई खुल गई, कैनरा बैंक खुल गई, या आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, और जितनी भी बैंक हैं, मतलब जहाँ में बहुत सारी बैंक प्रचलित हैं। तो ये जो बैंक होते हैं, जैसे कि हम इसमें अपना पैसा जमा करते हैं, तो ये हमें मतलब ब्याज देते हैं उसके बदले, वो करीब 5-6% होता है। तो उस हिसाब से, और वो हमारा पैसा जमा कर लेते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है। और जैसे ही ये बहुत सारे लोगों का जब पैसा इकट्ठा होता रहता है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि उस पैसे को किसी अन्य आदमी को जिसके पास पैसा नहीं होता उसे लोन भी दे देते हैं। जैसे कि आप लोग भी कभी लोन लेने जाते हैं, और मैंने आपको सबसे जैसे पहले कहा कि क्यों बैंक आपको बार बार लोन लेने के लिए बोलता है। तो ये क्या करती हैं बैंक के, उसी पैसे को जो आपने जमा किया है उसी को ये बैंक मतलब लोन के रूप में किसी ऐसे आदमी को दे देते हैं जो जिसको ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, जिसको ज़रूरत है वही लोन लेने जाएगा, वैसे तो कोई नहीं जाएगा फ्री में। तो जहाँ उसको दे देते हैं, और उससे जो वो लेते हैं, ये ब्याज लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 12% के आसपास का, करीब 12-13% या 11% जो भी है, वो बैंक ब्याज लेता है उस व्यक्ति से कि इतने परसेंट पे भैया ये जो है मतलब हमें वापस करना है पैसा आपको। वो व्यक्ति जितने साल के लोन लेता है उस हिसाब से ब्याज चलता रहता है। तो दूसरा एक और राज्य की बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बैंक जो आपका पैसा जमा करते हैं, उसके अलावा भी अपनी तरफ से अपनी मर्जी से ये कुछ पैसा इमेजिनरी भी बना लेते हैं। मतलब इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, ये हम हो सका तो अभी आगे चल के इसी वीडियो में बना दूंगा, नहीं तो फिर बहुत जल्दी दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा कि रियल मनी और इमेजिनरी मनी क्या होती है। इससे आपकी आंखों पे जो आपकी क्या सभी की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है काली वाली, वो भी उतर जाएगी, और जो कानों में जो रुई लगी हुई है सफ़ेद वाली, वो भी निकल जाएगी। क्योंकि आम जनता को किस तरह ये बैंक अंधेरे में रखते हैं और सरकार इनका साथ देती हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए ये हम बताते हैं फिर कहाँ थे। हाँ, जो लोन वाली बात चल रही थी। तो जैसे ये बैंक लोन देते हैं और उसके बदले 12% के आसपास ये उस व्यक्ति से ब्याज ले लेते हैं, जिसमें से हमें वो कहते हैं कि भाई आपका पैसा सुरक्षित है हमारे बैंक में, मतलब हमारे पास, और हम आपको 6% देंगे इसका। तो यानी कि 6%, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए जमा किया, और वो बैंक जैसे कि 1 साल बाद मुझे 6% ब्याज देता है या 7% ब्याज देता है। तो जैसे 6% देता तो 6,000 रुपये हो गया 1 साल बाद। पर यदि वही बैंक उस पैसे को अपने पास न रख के तुरंत का तुरंत, जैसे मैं जमा करने गया उसी के अगले दिन किसी और व्यक्ति को दे देता है उस लेके 1 लाख रुपये को, और 1 साल के लिए, तो जब वो व्यक्ति 1 साल बाद लौट के आएगा, तो वो जाहिर सी बात है 12% यानी कि 12,000 रुपये जोड़ के उसमें 1 लाख में, यानी कि 1,12,000 रुपये बैंक को वापस करेगा। जिसमें से बैंक हमें दे देता है कि भैया ये रहे आपके ब्याज के 6,000 रुपये, और जो 6,000 रुपये बचते हैं वो बैंक खुद रख लेता है। जिसमें वो बैंक उस हिसाब से मतलब कर्मचारियों को देना, खुद अपना वजूद बनाए रखना, अपने आप को जिंदा रखने के लिए बैंक ये इस तरह का ये झिंझोला जो होता है इसे खड़ा करता है। तो और एक और चीज़ जो मैं अभी बता रहा था कि जैसे बैंक जो होता है वो इमेजिनरी पैसा भी बना लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि हवा में पैसा बना लेते हैं। जैसे कि आपने जो पैसा जमा किया, ठीक है, तो इससे मतलब एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि जैसे ये जो हम पैसा जमा करते हैं, अब जैसे डिजिटल की बात करते हैं, तो जैसे कि अगर हम डिजिटली कोई भी काम करते हैं, तो उससे मतलब जो बैंक है वो पूरी तरह हमारे पैसे पर नज़र रख पाता है, मतलब हमारे खातों पे। क्योंकि डिजिटल है, मान लीजिए डिजिटली अगर हम काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमारा पूरा भारत डिजिटल हो चुका है, तो बैंक की नज़र में सब रहेगा कि कितना पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, और बैंक टोटल जो पैसा लगाया जाए पूरे भारत का कि इतना पैसा है, और इतना इसमें ये इतना एक्स्ट्रा है, इतना ये कम है, इतना ये उधर ट्रांसफ़र हुआ, उधर से इधर आया। अगर यदि हम इसे डिजिटल ना करके थोड़ा बहुत कैश की तरफ आते हैं, है ना, तो उसमें वो रिकॉर्ड बैंक के पास नहीं होता, क्योंकि वो तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जैसे हम बाजार से गए और क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए 50 रुपये का कोई साबुन लेके आए नहाने का, तो उससे तो बैंक को कोई मतलब नहीं है तब तक के लिए, जब तक वो पैसा बैंक में जमा नहीं हो रहा है। तो वो फिर बैंक उस पर नज़र नहीं रख पाता है कि मतलब ये क्या हो रहा है पैसे का। ठीक है,
तो वो पैसा बैंक की निगरानी में नहीं आता। और यदि बैंक की जब निगरानी में नहीं आएगा तो बैंक उसको यूज़ कैसे कर पाएगा दूसरे व्यक्ति को लोन देने के लिए? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक तो ये लोन से चलते हैं, जो लोन पे ब्याज आती है 12-13%, उसमें से कुछ हमें पकड़ा देते हैं और कुछ जो है जैसे वो होता है कुछ अपने पास रख लेते हैं। तो इसी तरह हम अब जैसे कि बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली बैंक होता क्या है? बैंक एक तरह की तिजोरी होती है ना, जैसे पहले हमारे घरों में होती थी तिजोरियाँ कि जिसमें हम अपना सोना चांदी वगैरह रखते थे। वो सोना होता था, वही हमारा धन होता था। पहले कागज़ के नोट तो होते नहीं थे कि भैया कागज़ है ये और ये 2-2 हज़ार का और 500 का, ये जो खैर गुलाबी नोट और ये सब जो भी है। तो पहले सोना चांदी से सारे काम होते थे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये भी बात है। और आज जो है मतलब ये जो बैंकों का चला है, वो जो पैसा है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है, तो इस पैसे से ही मतलब सारे काम होते हैं, है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई और काम होगा जो इसके बिना नहीं होता हुआ। खैर, तो क्या कहते हैं, बेसिकली बैंक एक तिजोरी होता है। अब जैसे हम पूंजी गृह कहते हैं, जमा गृह भी कहते हैं, यदि शुद्ध हिंदुस्तानी की बात करें तो बेसिकली ये शुरू कैसे हुआ था? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जैसे कि पहले राजा हुआ करते थे, उनके पास जो राजकोष होता था तो वो भी बैंक रखते थे, मतलब उनके पास बैंक होती थी। और तो उस उनके राज्य में मतलब कुछ वो हुआ करते थे जिन्हें हम सुनार कहते हैं। ठीक है, तो उनके पास अच्छी तिजोरियाँ होती थी क्योंकि वो सोना चांदी संभाल के रखते थे। बाकी जो आम लोग होते थे हमारे और आपके जैसे, उनके पास अच्छी तिजोरियाँ नहीं होती थी। केवल वो राजा का होता था केवल एक महल, और बाकी ये जो होता था सुनारों के पास जो तिजोरियाँ होती हैं जहाँ धन सुरक्षित रखा जा सकता था, तो लोग अपना पैसा इसमें दे दिया करते थे तिजोरी में कि भाई आप रख लो हमारा पैसा, और हम फिर जो है जब ज़रूरत पड़ेगी तो ले जाएंगे। ठीक है, और उसके बदले जो सुनार होता था वो क्या कहते हैं, पर्ची दे दिया करता था कि भाई ये लो, ये 10 सिक्के, जैसे कि मान लीजिए पहले सोना चलता था तो किसी ने अगर 100 सोने के सिक्के जमा किए तो सुनार ने पर्ची पे लिख के दे दिया कि ये वाले, जैसे राम कुमार नाम है आपका, और आपके 100 सिक्के मेरे पास जमा है, जब आपको ज़रूरत पड़े तो जितने चाहे उतने ले जाना, मेरे पास सेफ रहेंगे। तो राम कुमार भैया खुश कि भाई मेरे पैसे तो सुरक्षित हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे ही जमा कराते थे, भाई कौन नहीं चाहता कि उसका पैसा सुरक्षित रहे। तो उसी तरीके से जब सुनार सुनार थे, उन्हें यह महसूस होने लगा धीरे धीरे, अब होता है ना कि इंसानी दिमाग है, शैतानी दिमाग तो होता ही है, खुरापात आती है, लालची दिमाग भी होता है, धोखाधड़ी, झूठ फरेब, हत्या, ये सब चीज़ें इंसान के दिमाग में, ये नेचर में आ ही जाती हैं यदि वो क्या कहते हैं अच्छे रास्ते पर ना चले, अपनी धार्मिक किताबें ना पढ़े, जैसे कि वेद है, रामायण है, या भगवत गीता है, उपनिषद हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें ना पढ़े, है ना। तो जो ये चीज़ें पढ़ लेते हैं तो उनमें इस तरह की जो बुरी चीज़ें हैं, जो बुरी प्रवृत्ति हैं, है ना, व्यभिचार हैं, ये नहीं आ पाते हैं। तो उनमें ये व्यभिचार आने लगे कि भैया मेरे पास इतना सोना है और ये कोई लेने आता ही नहीं है इसको, तो मतलब मान लीजिए 100 लोगों ने जमा किया, है ना, और 100-100 सिक्के जमा किए तो 10,000 सिक्के हो गए। तो भैया ऐसा होता है करीब मेरी तिजोरी में से रोजाना बस गिने चुने 500-600 सिक्के निकल पाते हैं, बाकी लगभग 9,000 सिक्के के आसपास पड़े रहते हैं मेरे पास। इनका मैं क्या करूँ? यदि मैं इनको मान लीजिए किसी को ज़रूरतमंद को लोन देना शुरू कर दूँ और उससे ब्याज लेना शुरू करूँ तो मेरे पास तो पैसा बहुत हो जाएगा, तो फिर तो मेरे मज़े आ जाएंगे। तो उसने फिर ऐसा ही करना शुरू किया कि भाई मतलब लोगों को देना शुरू किया कि लो भाई तुम मान लो 100 सिक्के लेके जा रहे हो, किसी गरीब को दे दिया। मैंने जैसा कि बताया कि जाहिर सी बात है जिसको ज़रूरत होगी वही लोन लेने जाता है बैंक में। आज हम लोग भी, कोई फ्री में तो लोन लेने नहीं जाएगा। तो लोन ले लिया तो भैया बोलता था कि ये लो 100 सिक्के, अगर मान लीजिए कोई लेने आया है और 100 सिक्के दे दिए, तो सुनार कहता था कि भाई लो चलो, इसके बदले में तुम मुझे 1 या 2 सिक्का ब्याज का और दे देना भाई। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है मतलब पैसा ले लेता था, और ब्याज का पैसा, अब जो ब्याज का पैसा आ रहा है हालांकि वो पैसा सुनार का तो है नहीं, वो पैसा तो हमारा ही है ना। ठीक है, तो सुनार को जो 1 सिक्का या 2 सिक्का ब्याज का आया वो तो फ्री का हो गया ना उस हिसाब से, क्योंकि वो उसका पैसा तो है ही नहीं, वो पैसा तो हमारा है, जबकि वो पैसा रियल में हमें मिलना चाहिए। जैसा कि ठीक जैसा बैंक करते हैं ना, मैंने बताया कि मान लीजिए 12% वो दूसरे आदमी से लेते हैं लोन के जरिए और हमें वो 6% दे देते हैं, तो उसमें 6% उनका हो जाता है, जबकि वो पैसा तो हमारा था। क्या आपको बैंक ये बताते हैं कि वो आपका पैसा कहाँ यूज कर रहे हैं? ऐसे ही सुनार किया करते थे। तो सुनारों की वो चाल ढाल है ना, उसी रास्ते पे चलते हुए उन्हीं के वंशज ये बैंक हैं। हाँ, उन्हीं के वंशज ही कहेंगे क्योंकि ये भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है ना। तो यदि हम चोर के रास्ते पर चलें तो फिर चोर हमारे पूर्वज माने जाएंगे ना। तो उसी हिसाब से
ये सब होने लगा। तो इसी तरीके से चलता रहा। अब जो है सुनार के दिमाग में आया कि भाई मान लीजिए ये लोग पर्ची वाला सिस्टम चलता है कि ये जो पर्ची हैं, तो मतलब जैसे कि मैं पर्ची देता हूँ लोगों को, और कि ये लो मतलब सोना देता हूँ, तो क्यों ना मैं ऐसा किया करूँ कि मैं पर्ची लिख के ही दे दिया करूँ कि लो मैंने तुम्हें 10 सिक्के दे दिए और ये पर्ची तुम कहीं पे भी दे देना, मेरा नाम ले देना बस कि भाई वो वाले फलाने सुनार हैं और उन्होंने ये पर्ची दिया, देखो 10 सिक्के उनके पास हैं, और उनसे जाके ले लाइक ए चेक, जो चेक होता है कि भाई ये लो हमने 10,000 रुपये और फलाने सिंह को, और अपना साइन मारा और दे दिया कि भाई लो निकाल लेना। तो वो बैंक उसको इशू वेरीफाई करके और आप उस एक अकाउंट से पैसे खींच के आपके में डाल देता है। चेक में यही तो होता है ना, जैसा कि जो लोग यूज़ करते हैं वो समझ रहे होंगे। तो अब उसने सोचा कि मान लीजिए अब उसके पास 10,000 सिक्के हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कुछ लोग तो निकालने आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था दिन पर दिन 100-200 सिक्के, 300-500 सिक्के तक। अब मान लीजिए अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि पैसा निकालने नहीं आ रहा है, तो उस तिजोरी में पूरे 10,000 सिक्के रखे हुए हैं। अब वो सुनार जो है वो पर्ची पे पर्ची बनाए जा रहा है, तो वो अगर मान लीजिए, चलिए ये भी अगर हम कानूनी रूप से देखें, तो जो सुनार है वो केवल और केवल मतलब 10,000 सिक्कों की तो पर्ची बना सकता है कि भाई जैसे कि 100 सिक्कों की पर्ची वो 100 बना सकता है, उदाहरण के लिए, कि जो वो दूसरों को लोन के रूप में दे सकता है ना। और मान लीजिए 100 पर्चियाँ जो 100 लोग हैं अलग अलग वो कहीं पे जाके देंगे, तो फिर वो वापस सुनार के पास आएंगी और सुनार पर्चियों के बदले 100 सिक्के उस व्यक्ति को दे देगा जो उन पर्चियों को लेके आया है। तो इस हिसाब से सुनार खाली हो जाएगा। पर फिर जैसे 100 पर्चियाँ मान लीजिए सुनार ने बांट के दे दी, अब पर्चियों में खेल चल रहा है, तो अब किसी को ये थोड़ी पता है कि सुनार पे कितने सिक्के हैं। तो उसने क्या किया कि पर्चियाँ, इमेजिनरी पर्चियाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया इमेजिनरी मनी जो होता है, इमेजिनरी पर्चियाँ बनाना शुरू कर दिया कि भाई 10,000 सिक्के तो वो दे चुका है लोन में पर्ची के थ्रू। रियलिटी में नहीं, रियलिटी में तो तिजोरी में उसकी में पीछे बंद हैं, बिल्कुल सेफ रखे हुए हैं, आराम से ताला पड़ा हुआ है बिल्कुल। ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि अब वो नई नई पर्चियाँ बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी को थोड़ी पता है कि इसके पास इतने सिक्के हैं या नहीं, क्योंकि लोग तो पर्चियों को वैलिड मानते हैं, मतलब वैलिड हैं बाजार में, क्योंकि सुनार ने लिखी है तो भैया सुनार पे तो है पैसा। ठीक है, जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे बैंक ने हमें 2-2 हज़ार के 500-500 के नोट दे दिए हैं ना लिख के कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इस तरीके से उस पर लिखा रहता है, तो हम उसको वैलिड मानते हैं। जबकि वो रियलिटी में है तो एक कागज ही ना, 500 का, 2,000 का, 100 का नोट है, वो रियलिटी में एक कागज होता है, और हम उसको वैलिड मानते हैं क्योंकि वो बैंक के द्वारा इशू होता है, और उस पर लिखा रहता है ना ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक, उस हिसाब से। अब मान लीजिए बैंक जैसे कि ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई 500,000 के नोट बंद, उन्होंने मना कर दिया तो वो इनवैलिड हो गया, कचरा बन गया, वो तो कचरा बन गया ना, कागज बन गया वो सिर्फ। तो वो पर्चियां जो थी ना उनकी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि वो सुनार के द्वारा लिखी जाती थी। आज वो सुनार है ना, वो केवल बैंक है, बस इतना अंतर आया है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो पर्चियां इसी तरह बाजार में घूमने लगी, पर्चियों पे पर्चियां, पर्चियों पे पर्चियां, और सुनार ने क्या किया, लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर दिया। ठीक है ना। और ये है कि जैसे जो 10,000 सिक्के हैं अगर उसके पास, तो पर्चियों पे पर्चियाँ, पर्चियों पे पर्चियाँ ऐसी करी गई तो 50,000 सिक्के बन गए हवा में, 1 लाख बन गए हवा में कि भाई 1 लाख सिक्के हैं सुनार पे। अब जब हम उन पर्चियों को एक साथ जोड़ दें तो क्या होगा, तो वो 1 लाख सिक्के हो गए रियलिटी में, क्योंकि वो सुनार ने लिख के दिया है कि भैया लो मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें पैसे लोन के रूप में। अब क्या होगा कि जो व्यक्ति क्या कहते हैं जो पर्चियों को लेके गया है लोन के रूप में, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अब जो है हवा में पर्ची बनी हुई है और उसके बदले उसको और पैसा ला के देगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होता है कि बैंक भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं कि जब वो हमें लोन देते हैं तो वो क्या करते हैं, कभी कभी उनके पास पैसा होता भी नहीं है, और वो पैसा हमारी पासबुक जो होती है, जो हमारा नया खाता खुलता है ना, लोन अकाउंट खुलता है, तो उसमें वो लिख के दे देते हैं कि भैया आपको हमने इतने पैसे दे दिए। और ज़्यादातर सबको पता है कि ज़्यादातर लोग जो है मतलब चेक से ही ट्रांजेक्शन करते हैं। जब कोई लोन लेता है बड़ी सी, तो जाहिर सी बात है घर के लिए लेता है या गाड़ी के लिए लेता है, तो वो ऑनलाइन ही चलता है सारा काम। यानी कि वो पैसे हवा में बने और हवा से ही हवा में एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए, जो लोन वाला खाता है लोन वाले खाते से, और उस खाते में ट्रांसफर हुए। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी लेने जा रहे हैं तो गाड़ी वाला जो एजेंसी वाला है उसके खाते में, या घर खरीद रहे हैं तो जो घर का मालिक है उसके खाते में। जाहिर सी बात है क्योंकि इतनी लंबी रकम तो हम कागज से निकाल के देंगे भी नहीं, और यदि कागज से निकाल के देंगे तो उतना तो पैसा कैश फॉर्म में जो पैसों में होता है कागज के रूप में, इतना तो बैंक के पास होता ही है। यदि हम पैसा निकाल के भी कहीं खर्च करना चाहें तो वो वापस से फिर कभी कभी ना कभी बैंक के पास पहुंच ही जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हाँ, अब इमेजिनरी पैसा बन गया, तो अब जो है जो लोग हैं जो लोन लेकर गए हैं, तो वो क्या कहते हैं
अब वो सुनार है भाई, अब उसको भी फायदा हो रहा है, उसको ब्याज आ रहा है, ब्याज आ रहा है, तो वो क्या करेगा फिर, लोगों को बोलेगा, अपने मुंह से बोलेगा कि भाई लोन ले लो मुझसे, देखो मैं तुमसे एक सिक्का लूंगा ब्याज के बदले, ज़्यादा नहीं लूंगा, दो सिक्के लूंगा, तीन सिक्के लूंगा, बस बस तुम लोन ले लो कैसे भी। तो वही काम आज बैंक भी करते हैं, केवल इसी तरीके से फ़ोन कर करके कि सर आप क्या, आप लोग होम लोन लेना चाहेंगे क्या, आप गाड़ी लोन लेना चाहेंगे सर, सर इतने परसेंट ये ऑफर चल रहा है, ये हुआ, ये फलाना, ये ढिमका, और इस तरह की बातें बैंक करते हैं। तो मेरे पास भी 2 दिन पहले एक फ़ोन आया था, 2 ही दिन हुए हैं बस। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए लोन, आप अपनी स्कीम अपने पास रखो। पता नहीं कैसे आ गया, मैंने तो ना कोई रजिस्टर किया वेबसाइट पे, ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ से नंबर ढूंढ ढांड के और करते रहते हैं ऐसे ही। खैर, तो अब सुनार जो थे वो लोग और ऐसे ही करने लगे हवा में बातें कि भाई लो हमसे पैसा ले लो, हम पे बहुत पैसा है, हम बहुत पैसे वाले हैं और हमारे पास कोई कमी नहीं है, और पैसा हमारा सड़ रहा है, जंग खा रहा है, लो लो पर्ची ले जाओ ना। सोना नहीं देंगे, सोना कैसे दे देंगे, सोना तो लिमिटेड है ना उनके पास। तो बैंकों का भी एक नियम होता है इसी प्रकार का पर्ची बनाने का, जैसे कि जो रियलिटी में जो पैसा है ना, तो उसका जो बैंक में डिपॉजिट होता है एक टाइम में, जैसे कि मान लीजिए अभी सारे बैंक रात को बंद हैं, अब हम सुबह उठेंगे 10 बजे तक कोई बैंक नहीं खुलेगा, 10 बजे खुलते हैं, तो तब तक जितना पैसा पूरे भारत में जितना भी बैंकों में है, मान लीजिए हम सबसे पहले एसबीआई को ले लेते हैं या कैनरा बैंक को ले लेते हैं, तो मान लीजिए एसबीआई में मान लीजिए कि यदि 5 लाख करोड़ रुपया अभी उसमें जमा है कैश फॉर्म में, अगर कैश फॉर्म में हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे ऐसा होता है कि दुनिया का, पूरी दुनिया का 90% पैसा डिजिटल फॉर्म में है और 10% पैसा जो है ना वो कैश फॉर्म में है। लेकिन अभी हम केवल कैश फॉर्म की बात करते हैं, जो कि कैश कैश होता है, 500 का, 2000 का, 100 का, है ना। तो गुलाबी कागज़, नीला कागज़ और नए नए कागज़ चल गए हैं आजकल, ठीक है। हाँ, मेरे लिए तो वो कागज़ ही हैं, खैर वो कागज़ों को वैल्यू दे रखी है बैंक ने, सरकार ने, तो हम उनके लिए लड़ मर जाते हैं, चांद फट जाती हैं, भाई भाई मर जाते हैं, औरतें लड़ती हैं, घर घरों में खूब दंगे होते हैं, है ना, वो कागज़ों के लिए कि क्योंकि कागज़ों की वैल्यू है भाई, है ना, क्योंकि वो इमेजिनरी पैसा है, रियल पैसा क्या है ये मैं बताता हूँ आगे। तो क्या कहते हैं, जो बैंक है जैसे कि 5 लाख करोड़ यदि उसके पास कैश में रखा हुआ है, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक रूल है इनका कि ये कैश में जो पैसा पड़ा हुआ है उससे 10 गुना ज़्यादा, ठीक है, यानी कि 50 लाख करोड़ ये हवा में बना सकते हैं लोन देने के लिए। मतलब हवा में बनाने का मतलब है कि बस अपने आप ही लिख दिया पासबुक में कि हमने आपको लोन दे दिया, इस तरीके से ये 50 लाख करोड़ रुपया ये लोन के रूप में दे सकते हैं। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि यदि अम, हम जैसे कि पैसा हम ना कैश में जमा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में, तो ये रूल के हिसाब से चलते हैं बैंक भी, बैंक का भी रूल होता है, वो अपना रूल नहीं तोड़ते, नहीं कि वो दिवालिया हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे बैंक भी और कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे, अगर ये अपनी ही वो जाल अपने लिए बनाएंगे या दूसरों के लिए बनाएंगे तो खुद फंस जाएंगे। तो इनका नियम होता है कि लिमिटेड पैसा ये हवा में बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोन लेने जाते हैं तो मैंने आपको बताया ना कि भाई पैसा अपन कैश में तो निकालता नहीं है, जब इन्होंने हवा में बना दिया तो कैश में तो बहुत कम लोग निकालते हैं, है ना। और हवा से हवा में चेक के थ्रू, ऑनलाइन, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे और नेट बैंकिंग है, और यानी क्या क्या आ गया, भीम भीम और ये सब जो भी है, इससे पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो क्या करते हैं कि बैंक जो है ये पैसा 50 लाख करोड़ हवा में बना लेते हैं और इसको पे लोन पे देना शुरू करते हैं कि भैया लोन दो। अब कैश में तो पैसा बहुत कम है लोगों के पास, अब हवा में बना दिया लो, ठीक है ना। अब उस आदमी ने लोन ले लिया, उसने मान लीजिए गाड़ी ले ली, भैया वो तो भैया 50 लाख की मान लीजिए BMW ले आया आदमी, तो ठीक है ना, क्योंकि लोन लिया उसने। अब वो 50 लाख रुपए कहाँ से देगा, जबकि कैश में तो बहुत कम पैसा है दुनिया में, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा। तो फिर क्या होता है, ऐसे ही जो अब जो बड़े लोग हैं वो छोटे छोटे जो अपना काम कर रहे हैं, मतलब जो बिजनेसमैन लोग हैं, नॉर्मल टाइप के जो आते हैं, मर्चेंट आते हैं, बड़े बिजनेसमैन, बड़ों को छोड़ देते हैं, चलिए नॉर्मल में आ जाते हैं, मर्चेंट में आ जाते हैं, किसान लोगों में आ जाते हैं, टीचर हैं, छोटे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो नॉर्मल जो 30 40 50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। तो क्या करते हैं कि जो लोग दम रखते हैं वो तो अपना पैसा वापस कर देते हैं, लोन का जो होता है ब्याज के साथ, टाइम से या थोड़ा जैसे भी लेट सेट करके जैसे भी वापस करते हैं। पर जो लोग किसान वगैरह होते हैं, इनका जो पैसा होता है, जैसे अब ये लोग पैसा कहाँ से वापस करेंगे, इन पे पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि इनकी तो फसल के जो दाम है वो 10 साल पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। गेहूं का जो दाम था वो 10 साल पहले भी वही था, 18 रुपये किलो, और आज भी 18 रुपये किलो है, ठीक है ना। लेकिन बाकी चीज़ों में के तो काफ़ी 100 गुना 200 गुना अंतर आ चुका है, ठीक है ना। तो महंगाई के लिए भी बैंक जिम्मेदार है, इसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो जो किसान होता है भैया वो तो हवा में पैसा बना के उन्होंने दे दिया और किसान ने उसका यूज़ कर लिया भैया,
तो अब जो पैसा कैसे वापस करेगा, उसके बदले क्या करते हैं बैंक, उसको डंडा कर करके उसके सामने बेचारे में, और उसका घर छीन लेते हैं, और जो भी होता है उसके बाद वो छीन लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो हमारी प्रॉपर्टी हैं, घर हैं, ये सब बैंक के नाम धीरे धीरे होते चले जाते हैं, और होते चले जा रहे हैं, और होते चले जाएंगे भी यदि हम बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है ना। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि रियल और इमेजिनरी पैसा क्या होता है, और यह भारत देश गरीब क्यों होता जा रहा है, और एक दो टॉपिक और उसमें लेकर आएंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।